Hello students, let us start with a new chapter. Chapter number 5 बायो का चैप्टर है. चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. बायो जब हम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली बायो आप एक लिविंग वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. वो लिविंग वर्ल्ड बहुत बहुत और बहुत वास्ट है. अभी तक 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जब भी साइंस पढ़ा आप लोगों को साइंस वर्ड बोला गया. आपने प्रॉपर तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को डिवाइड नहीं किया. आई सेड प्रॉपर तरीके से. आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि जब भी हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हम छोटे से छोटा एक एल्गी, प्रोटेस्टा, मोनेरा, हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जब किसी चीज़ लिविंग की बात करना चालू करते हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर की सबसे पहले पहचान होनी चाहिए. ये है हमारा बायो. बायो की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है. जब हम बायो पढ़ना चालू करते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं कि बोले बायो तो बोले ठीक है आप समझा दो ह्यूमन के बारे में सब कुछ समझा दो. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब कुछ समझा दो, हमें सब पता चलेगा. अरे अभी तो हमें यही नहीं पता कि सेल दिखता कैसा है. अगर आपको कोई बोले सेल, वाह बढ़िया, क्या दिमाग में आएगा? सेल. अगर इससे ज़्यादा जानते हो थोड़ा सा न्यूक्लियस जान लोगे. न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इसके आसपास प्रेजेंट हैं, इन चीज़ों का काम क्या है. ये जो बाउंड्री लाइन आपने एक सेल के लिए ड्रॉ कर दी, आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे हम बोलते हैं, उसका एक्चुअल में नाम क्या है? नाम तो ठीक है, काम क्या है? हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हमने बायो की शुरुआत करी. अपन लोग चैप्टर नंबर 5 के अंदर पूरा का पूरा सेल के बारे में पढ़ेंगे. आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आप बायो पढ़ रहे हैं. इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, वो नाम आपको याद होने चाहिए, काम आपको याद होना चाहिए और आप नाम उनकी स्पेलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. इस बात का ध्यान रखना कि अभी मैंने आपको कुछ बोला और आप लिख कर कुछ आ रहे हैं तो अर्थ का अनर्थ मत कर देना, डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो पहले तो अपने दिमाग को बहुत बड़ा करिए कि हाँ भाई हम लोगों को अब नाम याद करना चालू करने हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रास्प करना चालू करना है. ठीक है. चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट, सबसे छोटी चीज़ जिससे लाइफ चलती है, चल सकती है, उसे क्या बोलते हैं? तो दैट इज कॉल्ड एज सेल. इसके बाद वाला जो चैप्टर है हमारा उसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट टिश्यूज. टिश्यूज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स को एक साथ रख दीजिए, उसे क्या बोला जाएगा? दे आर कॉल्ड एज टिश्यूज. जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में सेल, सेल बैटरी के पीछे लगने वाला सेल, सबसे छोटा पार्ट बोले सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, फिजिक्स होगा तो क्या बोलेगा? फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी. तो आपको पता चलना चाहिए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं. अपने दिमाग को पहले ऐसा ओपन करें. दूसरा, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स आने चाहिए. जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एनर्जी, प्रेशर, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे टर्म्स दिमाग में घूमने चाहिए. तो पहले तो अपने आप को क्लासीफाई करिए. क्लासिफिकेशन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि शुरू के जो हमारे 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, दे कम अंडर केमिस्ट्री. उसके बाद में हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7, ये बीच में 5, 6, 7 ये तीनों जाएंगे हमारे बायो में. उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे के सारे जाएंगे फिजिक्स में.
उसके बाद में 13, 14, 15 वापस हमारा बायो का पार्ट है। तो थोड़ा बायो का रेशियो ज़्यादा है और थोड़े से टर्मिनोलॉजी नाम भी ज़्यादा है, तो हम लोग आज इसीलिए बायो से स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री वाला चैप्टर हमारा हो चुका, एक हम मैथ्स में कर चुके, तो एक हम बायो से स्टार्ट करें। जैसा मैंने बोला कि इसमें मेरा पार्ट बोलने का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, समझने का आप लोगों का काम ज़्यादा है। थोड़ा अपने दिमाग को बड़ा रख के और मेरी बात को समझिएगा। सुनते सुनते सो मत जाना प्लीज़, क्योंकि क्लास में सोते तो मैं देख सकती हूँ, यूट्यूब पे देखते देखते अगर सो गए तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। चलिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ कॉल्ड एज सेल। अगर आपसे सिंपली कोई पूछता है व्हाट इज सेल, हमारा आंसर होगा द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। वर्ड ही अपने आप में बता रहा है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर कभी कोई बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना है, एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ जो हमें पहले बेस में लगाने के बिल्डिंग खड़ी होगी वो है ईंट, एक ब्रिक के ऊपर आप जमाते जाइए। सबसे छोटी चीज़ जो हमने लगाई वो है ब्रिक। ऐसे ही यहाँ पर भी सबसे छोटी चीज़ जो हम लगा रहे हैं वो है सेल। डेफिनेटली आप में से किसी न किसी के दिमाग में आया ही होगा कि मैम मिट्टी भी तो होती है, सैंड भी तो होता है, बालू रेत भी तो होती है, वो और छोटा हुआ, ब्रिक से भी छोटा हुआ। कोई बात नहीं, एक सैंड लो, इतनी सैंड ले लो, सैंड को रखो, अब बिल्डिंग बना सकते हो सैंड पे? नो, अ बिल्डिंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन सैंड। मिट्टी पे घर थोड़ी खड़ा होगा, घर के लिए आपको चाहिए ब्रिक। तो द स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, सैंड वगैरह क्या है, तो डेफिनेटली ये जब हम सेल पढ़ेंगे और इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही पूरा का पूरा सेल बनता है। लेकिन क्या ये अकेले काम कर सकती हैं, तो हमारा आंसर है नहीं, हम इन्हें अकेला काम नहीं करवा सकते। अकेला काम कौन कर सकता है? सेल। तो इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट। और साथ में क्या लिखा है? फंक्शनल यूनिट। अकेला काम कर सकता है। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक अमीबा को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। अमीबा इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन और सेल्यूलर का मतलब होता है वन सेल्ड, जिसके पास खाली एक ही सेल है। ये अमीबा है, ये सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, एक सिंगल सेल। ये सिंगल सेल सब कुछ करता है, खाना भी खा रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकल रहा है, सारा काम ये अकेला एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म बन गया। इसमें इतनी ताकत है कि सब कुछ कर सकता है और बाद में ये रिप्रोडक्शन शो भी करेगा। एक अमीबा से 2 डॉटर सेल भी बनेंगे, एक अमीबा से 2 बनेंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, यानी ये रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है, अपने नंबर्स को भी बढ़ा सकता है। तो एक अकेला सेल सारे काम कर सकता है। तो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपकी सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो आपको लिखनी है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेल्यूलर और दे कैन बी मल्टी सेल्यूलर। यूनि मीन्स वन सेल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, स्पेलिंग आएगी AMOEBA, अमीबा। और मल्टी सेल्यूलर यानी मेनी सेल। मेनी सेल में आप प्लांट्स लिखो, ट्री लिखो, डॉग लिखो, कैट लिखो, ह्यूमन लिखो, जो लिखना है वो लिखो। ऑल दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, आपको सिंगल सेल में और चाहिए तो ईस्ट अमीबा आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए, इतना पता चलता है। पहली डेफिनेशन, व्हाट इज सेल? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। An organism can be one cell, that is unicellular, or can be made up of many cell, that is multicellular.
यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा, मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल ह्यूमंस। ठीक, अब डज अ सेल हैज ओनली वन शेप? व्हाट इज द शेप ऑफ अ सेल? एक सेल कैसा दिखता है? तो बोले सबसे अच्छा ये वाला बना दो, बढ़िया, सबसे सस्ता, सुंदर, सरल, मजबूत, टिकाऊ। नहीं, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि सेल इज ऑफ वेरियस शेप्स, अलग अलग तरह का शेप ये बना सकता है। में प्रेजेंट है, टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखेंगे आपको मेरे से ज़्यादा सुंदर डायग्राम वहाँ पर बने हुए मिल जाएंगे। मेरे डायग्राम इतने सुंदर नहीं बनते, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये आपको मिलेगा आपका फिगर 5.3, जहाँ पे आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, सेकंड पेज पर ही आपको मिल जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये मसल सेल है, जो हमारे मसल्स होते हैं ये मसल्स है, और स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इट इज स्पिंडल शेप। ये जो शेप हमने ड्रॉ किया है, इस शेप को हम लोग बोलेंगे स्पिंडल शेप। और स्पिंडल शेप का सेल कहाँ पर होता है? तो स्पिंडल शेप सेल इज फाउंड इन मसल्स, इट इज अ मसल शेप सेल। अब इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, सेकेंड चैप्टर जब टिश्यूज आएगा, जब इसकी डिटेल स्टडी में जाऊंगी कि इस एक एक पार्ट को क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, सब कुछ। ये ज़रूरी नहीं आप ऐसा टेढ़ा बनाएं, आपको ऐसा पसंद ना आए तो आप ऐसा उसको सीधा बना दीजिए, कोई इशू नहीं है, चलता है। लास्ट में ये जरूर दिखा देना, यहाँ पर नहीं दिखाया मैंने, यहाँ पर दिखाया होगा। ठीक, पास ड्रॉ होंगे। मैंने बोला इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे। दिस इज नर्व सेल। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें प्रेजेंट है नर्व सेल। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ह्यूमंस की बॉडी में सबसे लंबे जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? नर्व सेल्स। तो एक ये शेप हो गया स्पिंडल शेप, मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके शेप का नाम हमारे पास नहीं लिख रहे हम सिर्फ लिख रहे हैं कि नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद में हमारे पास में ओवल शेप हो सकता है, जो होगा हमारे आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल। उसके अलावा हमारे पास में स्फेरिकल शेप हो सकता है, स्फेरिकल गोल। This is spherical shape. For example, ovum, जिसे बोला जाता है egg cell. Shape of cell, spindle, muscle cell, nerve cell is the longest cell, याद रखना. Oval shape, red blood cell. Spherical shape, ovum और egg cell. बहुत है तीन चार हमारे पास में। इसमें आपको मेन जो याद करना है वो लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। इसे आप अंडरलाइन करके अलग सा लर्न करेंगे। ठीक, अब आप लोगों को कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं, प्लीज उन्हें नोट डाउन करिए। ये नाम आप लोगों को लर्न करना ही है। चलो एक एक करके चालू करेंगे। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. In 1665 ये हमें बार्क से मिला था। बार्क, कॉर्क ऑफ द सेल जिसे बोलते हैं, इसीलिए ये डेड सेल था।
उसके बाद में लिविंग सेल, ये तो था कि फर्स्ट टाइम द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कुक इन 1665 फ्रॉम द bark of the tree. Second is living cell was discovered by Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, Leeuwenhoek in 1674, 1674. Next is न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जब हम यहाँ पे सेल बनाएंगे तो ये सेल के यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये वाला नहीं, ये जो पार्ट आपने बीच में ड्रॉ किया ये कहलाता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। It was discovered by Robert Brown in 1831. In 1831. Next, protoplasm was discovered by Purkinje, Purkinje, Purkinje in 1839, 1839. अब बात ये आती है कि प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं। तो all the substances which are present inside the cell are together called as protoplasm. मतलब अभी जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड, इस फ्लूइड पार्ट को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर हमारे पास अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे। इन सब के नाम हमें भी लर्न करना बाकी है। तो ये फ्लूइड पार्ट और ये वाले जो हमारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इन सबको एक साथ, न्यूक्लियस नहीं, हाँ, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, किसको, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स, ORGANELLES। इसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इन्हें हम बोलने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। भाई ऐसा हुआ कि सेल पता चला, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भी पता चल गया। अब उसके अलावा जो कुछ भी बचा उसको पहले एक ही नाम दिया गया, वो था प्रोटोप्लाज्म। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिस्कवरी और आगे बढ़ती हुई तो पता चला नहीं, प्रोटोप्लाज्म के अलावा तो प्रोटोप्लाज्म तो पूरा आपने एक पार्ट को बोल दिया, उसमें भी छोटे छोटे टुकड़े, उन सबको हमने धीरे धीरे करके नाम देना चालू करा। तो पहले डेड सेल, फिर लिविंग सेल, फिर सेल के अंदर का न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के आसपास जो भी चीजें उन सबको नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी गिवन बाय, यहाँ पर लिखिए गिवन बाय शेल्डन एंड शेवान, स्पेलिंग SCHLEIDEN, शेल्डन एंड शेवान। एक्चुअली ये लोग दोनों अलग अलग काम करते थे। एक जूलॉजिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था, मतलब एक एनिमल्स के ऊपर काम कर रहा था, एक प्लांट्स के ऊपर काम कर रहा था। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, दोनों ने अपनी अपनी अलग थ्योरी दी, दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी। दोनों ने अपनी थ्योरी को सेल थ्योरी के नाम से बोलने की कोशिश करी, अभी नाम नहीं दिया, पहले बताया कि भाई ये मेरी थ्योरी है, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों की थ्योरी ही सेम। तो उस थ्योरी को एक नाम दिया गया सेल थ्योरी, और दोनों का नाम एक साथ जोड़ के नाम दे दिया गया शेल्डन एंड शेवान। एक ने 1838
के आसपास एक ने 1839, अब हो सकता है ये एंड और ये वाला स्टार्टिंग हो, 1838 और 1839 दोनों का मिक्स कर दीजिए। तो सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शेल्डन एंड शेवा, एंड दिस थ्योरी, सेल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय, आगे इसके ऊपर जिसने काम किया वो था बाय वर्कशॉप, VIRCHOW, बाय वर्कशॉप इन 1855। अब ये थ्योरी क्या थी हमें वो भी लिख लेना चाहिए। तो सेल थ्योरी के हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है जो हमने लिखा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेकेंड पार्ट है, ऑल न्यू सेल्स arises from pre-existing cells। क्या बोला कि नए सेल कहाँ से बनते हैं, तो जो पुराने सेल्स हैं उनसे ही नए सेल बनते जाते हैं। All new cells arises from pre-existing cells. This is called as cell theory। पहले इस थ्योरी को दिया था शेल्डन और शेवान ने, और उसके बाद में इट वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय वर्कशॉप इन 1855। यहाँ तक के सारे साइंटिस्ट के नाम आप लोगों को याद हो जाने चाहिए कि ये सब कुछ चीज़ें, सेल, फर्स्ट टाइम सेल, लिविंग सेल, L फॉर लिविंग, L फॉर लुइनहॉफ, ये वाला रॉबर्ट हुक, ये वाला रॉबर्ट ब्राउन, प्रोटोप्लाज्म का P और पर्किंजी का भी P। सेल थ्योरी बताया मैंने 2 जनों ने मिलके दी, दोनों एक साथ, शेल्डन एंड शेवान। और उसके बाद में किसने उस थ्योरी को आगे बढ़ाया, तो वर्कशॉप। ये सारे नाम आप लोग लर्न करेंगे और लिखेंगे। चलिए, बाय फॉर नाउ।